हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही अनोखी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं और वो एक नॉवल पर बेस्ड है, वो भी 1985 में लिखी गई थी और उस सीरीज़ का नाम है द हैंडमेड्स टेल। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इस सीरीज़ में एक फ्यूचर दिखाया गया है जिसमें औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कुछ वुमेन अभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन उनको गुलामी में डाल दिया जाता है ताकि वो घटी हुई जनसंख्या को फिर से बच्चा पैदा करके बढ़ा सकें। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2017 में और इसके टोटल 5 सीजन्स आ चुके हैं और इसका 6th सीज़न यानी कि लास्ट सीज़न 2024 में आएगा। इसके अब तक टोटल 57 एपिसोड्स आ चुके हैं और ये सीरीज़, जैसा मैंने आपको बताया ही, बेस्ड है सेम नाम के नावल पे जिसे लिखा था मार्गरेट एटवुड ने, और ये नावल पब्लिश हुआ था 1985 में। लेकिन अगर आप शो देखेंगे तो इसे मॉडर्न वे में अडेप्ट करके दिखाया गया है, यानी कि इसकी सेटिंग 1980s वाली नहीं है बल्कि करंट 21st सेंचुरी की ही है। और इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है ब्रूस मिलर और इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स वगैरह वगैरह। तो ये सीरीज़ एक फ्यूचरिस्टिक सीरीज़ है और इसको डिस्टोपियन साईफाई सीरीज़ का दर्जा दिया गया है। तो एक्चुअली मैंने पहले भी एक सीरीज़ के रिव्यू में यूटोपिया और डिस्टोपिया की बात की थी। ये दोनों एक्चुअली साइंस के सब जॉनर हैं। यूटोपिया और डिस्टोपिया एक दूसरे के अपोजिट हैं। यूटोपिया और डिस्टोपिया दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन यूटोपियन साईफाई में ऑथर की जो सोच है उससे कहानी एग्री करती है। यानी कि यूटोपियन फिक्शन में ऑथर जो कुछ भी बताना चाह रहा है वो खुद भी पर्सनली अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ से एग्री करता है। वहीं दूसरी ओर डिस्टोपियन सेटअप बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ऑथर जो बताना चाह रहा है उससे वो पर्सनली खुद रियल लाइफ में एग्री नहीं करता है, लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि ऐसा भी हो सकता था या हो रहा है सोसाइटी के अंदर। सो हैंडमेड्स टेल एक डिस्टोपियन फिक्शन साईफाई ड्रामा है और इसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। और इसका मतलब ये हुआ कि मार्गरेट एटवुड ने जो भी दुनिया इसमें दिखाई है वो एक्चुअली में खुद उससे एग्री नहीं करती हैं। बट जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसा वाकई में हो सकता है। अब आइए बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। तो इसमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाया है जिसमें वुमेन को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वातावरण में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। इसके कारण फर्टिलिटी रेट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, यानी कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। अब इसमें एक गवर्नमेंट दिखाई है जो कि टोटलिटेरियन और थियोनॉमिक है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो सीरीज़ आपको 90% समझ में आ जाएगी। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप को एग्जिस्ट नहीं करने देती है। सभी पर पूरी तरह से बैन लग जाता है। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप इस सरकार का अपोज नहीं कर सकता है क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। अगर किसी ने अपोज किया इस गवर्नमेंट को तो उसको दर्दनाक मौत की सज़ा सुना दी जाती है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल और रेगुलेट करने लग जाती है ये सरकार एक इंडिविजुअल की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपकी आज़ादी ऑलमोस्ट छिन ही गई है। ये ऑथोरिटेरियनिज्म का सबसे बेहतरीन और सबसे नज़दीकी उदाहरण है। ऐसी सरकार में राजनीतिक सत्ता ज़्यादातर एक व्यक्ति के पास ही होती है जिसे अंग्रेजी में ऑटोक्रेट कहते हैं, या फिर ऐसी सरकार में सत्ता कुछ बहुत ही चुनिंदा लिमिटेड लोग आपस में बांट लेते हैं, लेकिन वो सत्ता बस उन्हीं चंद लोगों के पास रहती है। उन्हें आप एब्सोल्यूट मोनार्क्स कह सकते हैं अंग्रेजी में। और जनरली ऐसी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप के दम पर ही चलती है।
और यकीन मानिए बिल्कुल वैसा ही इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ऐसी सेटिंग को दिखाना एक सीरीज़ में थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप एक्टर्स की एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी देखेंगे तो दंग ही रह जाएंगे। सीरीज़ देखते देखते आपको लगने लग जाएगा कि आप भी शायद उस दुनिया का हिस्सा है और आपको भी ऐसी सरकार से तुरंत नफरत होने लग जाएगी और थोड़ा डर भी मन में लगने लगेगा। अब आते हैं दूसरे टर्म पर, जो कि है थियोनॉमिक, जो कि इस गवर्नमेंट का बेस फॉर्म करता है। ये एक काल्पनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन आजकल मोस्टली ऐसी सरकार काफ़ी देशों में हम सभी को देखने मिल रही है। इस तरह की सरकार में समाज के कानून एक डिवाइन लॉ के तहत बनाए जाते हैं। डिवाइन लॉ बोले तो भगवान के उसूलों या प्रिंसिपल्स के बेस पर इस सरकार के नियम कानून लिखे जाते हैं। अब बात यह आती है कि भगवान ने तो आके अपने कुछ नियम कानून बताए नहीं है। इंसान को मोस्टली अपने अपने धर्मों के पवित्र ग्रंथों से पता चलता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। सो इस सीरीज में ऐसी काल्पनिक सरकार एक्चुअल में एक क्रिश्चियन गवर्नमेंट है और वो डिवाइन लॉ इन लोगों ने लागू किया है ओल्ड टेस्टामेंट वाली बुक से। और इस सरकार का कहना है कि मॉडर्न समाज को ओल्ड टेस्टामेंट के रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि इस सीरीज़ में क्या दिखाया गया होगा। अरे नहीं नहीं, डरिए मत, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल सीरीज़ भी नहीं है ये। हाँ, कुछ हद तक है, वो इसलिए क्योंकि कहानी की ज़रूरत है ऐसी सरकार दिखाना। नहीं तो जितनी भी बुरी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, आप उसके पीछे के कारण को कैसे समझ पाएंगे। तो सारी बुरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस टोटलिटेरियन और थियोनॉमिक सरकार के कारण ही हो रहा है। और हाँ, इस सरकार का नाम है गिलियड। तो एक्चुअली इसमें बताया है कि एक सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध छिड़ जाता है अमेरिका की सेना और गिलियड की सेना के बीच में, और अमेरिका हार जाता है। तो फिर गिलियड अपनी सरकार बना लेता है और अब अमेरिका का नाम चेंज करके गिलियड रख दिया गया है। एक बात और, इंसान की फितरत होती है कि धर्म को जो है अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के वो दुनिया पर लागू करना चाहता है। तो थियोनॉमिक गवर्नमेंट में इन लोग धर्म का गलत मतलब निकाल के उसे इंसानों पर थोप रहे हैं, इसलिए ये सरकार बुरी दिखाई गई है। गिलियड की सरकार में पावर हंग्री लीडर्स हैं, यानी कि जिन्हें सत्ता की भूख है और उसके ऊपर से धर्म के नाम पे पॉलिटिकल पावर की हायरार्की बनाई गई है। और ये एक मिलिट्री रजीम है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऊपर से नीचे के सभी लीडर्स को धर्म के बेसिस पर बांटा गया है। और चूंकि ये काइंड ऑफ एक कू है जिसमें मिलिट्री ने विद्रोह करके अमेरिका पर कब्जा किया है, तो ये सरकार एक मिलिट्री सरकार है, जैसा कि बहुत साल पहले मुशर्रफ ने किया था पाकिस्तान में। और जैसे अभी समाज को लोअर मिडिल और अपर क्लास में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही इस सरकार में एक नए तरीके से समाज को बांटा जाता है। किस तरीके से बांटा गया है इसमें समाज को, वो जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। और सबसे बड़ी बात, इस समाज में औरतों का बहुत बुरी तरह से स्टेटस गिरा दिया गया है। इस समाज में वुमेन के रोल को एकदम लिमिट में कर दिया गया है। काइंड ऑफ नेटल स्लेव्स हैं वो लोग। इसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में सेक्सुअल स्लेवरी, जहाँ पर विमेन को फोर्स किया जाता है किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स करने के लिए उनकी मर्जी के खिलाफ। और इस समाज में विमेन को कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करना अलाउड नहीं है। ये लोग को अपने करियर बनाना भी अलाउड नहीं है, और ये लोग के पास पैसे भी नहीं हो सकते हैं, और ये लोग को पढ़ना लिखना भी अलाउड नहीं है। मतलब टोटल गुलामी। अब ये जो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में हो गई है, लेकिन इसके लिए इतने सख्त कदम गिलियड नहीं उठाए हैं। तो गिलियड ने क्या किया है कि जो औरतें बच्चे कर सकती हैं उन्हें नेटल स्लेव्स बना दिया है, और इनको ये लोग ट्रीट करते हैं एज अ हैंडमेड। अब ये टर्म कहाँ से आया? तो एक्चुअली बुक ऑफ जेनेसिस में एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें एक बिल्हा नाम की लड़की होती है, जिसे रेचल नाम की लड़की को एज अ हैंडमेड दिया जाता है। जब रेचल और जेकब की शादी होती है तो कुछ समय बाद पता चलता है कि रेचल बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। तब रेचल अपनी हैंडमेड बिल्हा जेकब को ऑफर करती है कि तुम इससे बच्चे पैदा कर लो। उसके बाद उनसे जो बच्चे होते हैं उसे रेचल अपना ही मानती है। तो बस यहीं से ये टर्म आया हैंडमेड। अब गिलियड की सरकार में ऐसी कौन कौन सी विमेन या लड़कियां हैं जो कि हैंडमेड्स बना दी जाती हैं? वो हैं सिंगल मदर्स, अनमैरिड मदर्स, लेस्बियंस, या जिन्होंने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी की है, नॉन क्रिश्चियंस,
हाईली एजुकेटेड वुमेन जिनके सक्सेसफुल करियर्स चल रहे हैं वगैरह वगैरह। और इनमें भी मोस्टली ऐसी वुमेन को सिलेक्ट किया गया है जिनके ऑलरेडी पहले बच्चे हो चुके हैं, यानी कि ये सभी आगे भी और बच्चे कर सकती हैं। अब इन हैंडमेड्स को कहाँ रखा जाता है या दिया गया है, तो एक्चुअली इन्हें रूलिंग एलिट के घर में असाइन किया जाता है। रूलिंग एलिट बोले तो जो कि गिलियड सरकार में काम करते हैं या जो बहुत ही अमीर हैं। और इन अमीर शक्तिशाली राजनीतिक लोगों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन इनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनके यहाँ ये हैंडमेड्स असाइन की जाती हैं। जहाँ पर हस्बैंड हैंडमेड के साथ इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ की मौजूदगी में, ताकि वो हैंडमेड प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा कर सके। इस चीज़ को इसमें सेरेमनी कहा गया है और मेल हस्बैंड्स को कमांडर्स कहा गया है। हैंडमेड्स के जो पहले नाम थे वो सब अब बदल दिए गए हैं। सो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जिसके यहाँ असाइन होती है उसका नाम है कमांडर फ्रेड, और मेन कैरेक्टर का नाम हैंडमेड बनने से पहले था जून, लेकिन अब उसका नाम हो जाता है ऑफ फ्रेड, यानी कि कमांडर के नाम के आगे ऑफ लगा के उस हैंडमेड को नाम दे दिया जाता है। और इसमें समाज को उनके ड्यूटीज़ और फ्रीडम के हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी कि किसको कितनी आज़ादी है और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके हिसाब से सोसाइटी डिवाइडेड है अलग अलग क्लासेस में। और इसमें हैंडमेड्स एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनती हैं या उनका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है जो कि रेड कलर का होता है। सिमिलरली कमांडर की वाइफ्स भी एक पर्टिकुलर ड्रेस ही पहन सकती हैं जिसका कलर है ग्रीन। अब इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है जून ऑसबॉर्न, जैसा मैंने आपको बताया ही, और उसको निभाया है एलिजाबेथ मॉस ने। और क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने, बहुत ही उम्दा लेवल की एक्टिंग की है इन्होंने। इसी सीरीज़ के बाद एलिजाबेथ मॉस काफ़ी फेमस हुई है हॉलीवुड में। एनीवे, जून ऑसबॉर्न असाइन होती है कमांडर फ्रेड के घर, और फ्रेड की बीवी का नाम है सेरिना जॉय, जिसका किरदार निभाया है इवान स्ट्राहोव्स्की ने। सभी की एक्टिंग वैसे इस सीरीज़ में लाजवाब है, और फ्रेड का किरदार निभाया है जोसेफ फियंस ने, जो कि राल्फ फियंस के भाई हैं। रैल्फ फियंस आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का किरदार निभाया है हैरी पॉटर वाली मूवीज़ में। तो इसमें जून का पास्ट भी साथ साथ दिखाते रहते हैं। और जून की पहली शादी से एक लड़की थी, और फिर उसने डिवोर्स लेके ल्यूक नाम के बंदे से दूसरी शादी की थी। और डिवोर्स करके दूसरी शादी करना गिलियड की नज़र में एडल्ट्री है। इसलिए जब जून और ल्यूक अपनी बच्ची के साथ भाग रहे थे गृह युद्ध के बाद, तब गिलियड के सोल्जर्स जून और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। ल्यूक उनसे बच के कनाडा भाग जाता है। जून को हैंडमेड बना दिया जाता है और उसका नाम ऑफ फ्रेड रख दिया जाता है, और उसकी बेटी को एक बहुत बड़े अमीर घर में भेज देते हैं उसकी परवरिश के लिए। सो मोस्ट ऑफ द सीरीज़ में जून अपने पति और बच्ची के पास जाना चाहती है, उसी की लड़ाई दिखाई गई है। और इस दौरान वो कैसे कैसे इवॉल्व होती चली जाती है ये भी दिखाया गया है। अब देखिए, इसमें कहानी आप लोगों को मोस्टली समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी हम एक एक करके सभी मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करते चले आते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगी कहानी। सो फर्स्ट कैरेक्टर है जून ऑसबॉर्न उर्फ ऑफ फ्रेड का, जिसे निभाया एलिजाबेथ मॉस ने। तो चूंकि गिलियड लॉ के मुताबिक जून ने एडल्ट्री की है दूसरी शादी करके, तो उसकी बेटी को अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसलिए उसको गिलियड लॉ के मुताबिक किसी भी ऐसे कपल को दे सकते हैं जिनके बच्चा नहीं हो रहा है। सेकंड कैरेक्टर है कमांडर फ्रेड का, जिसे निभाया जोसेफ फियंस ने। सो एक्चुअली फ्रेड वॉटरफोर्ड और सेरिना वॉटरफोर्ड का गिलियड की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये लोग बहुत ऊंचे और अच्छे पोस्ट पर हैं सरकार में, और इनकी एक रेपुटेशन भी है गिलियड में। और कमांडर फ्रेड इसलिए एक बहुत हाई रैंक पर है एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। थर्ड कैरेक्टर है सेरिना वॉटरफोर्ड का, जिसे निभाया इवान स्ट्राहोव्स्की ने। सेरिना को दिखाया है कि गिलियड बनने से पहले वो एक बहुत रिलीजियस पर्सन थी, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है गिलियड की सोसाइटी क्रिएट करने में। वैसे तो उसे बहुत अच्छी बताया गया है, लेकिन जून के प्रति वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, शायद इसलिए क्योंकि उसका पति उसके साथ इंटरकोर्स करता है बच्चा पैदा करने के लिए, और वो खुद काबिल नहीं है बच्चा पैदा करने में। एनीवे, लेकिन सेरिना माँ बनने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। फोर्थ कैरेक्टर है डॉक्टर एमिली मैलेक का, जिसे निभाया एलेक्सिस बीडल ने। ये भी एक हैंडमेड है इस सीरीज़ में। इसका नया नाम है ऑफ ग्लेन, ऑफ जोसेफ, ऑफ रॉय, ऑफ स्टीवन।
तो एक्चुअली इतने सारे नाम इसलिए है कि ये इन सभी कमांडर्स की हैंडमेड रह चुकी हैं और सभी के यहाँ बच्चा पैदा कर चुकी हैं। तो एक्चुअली जैसे ही एक कपल को हैंडमेड एक बच्चा दे देती है तो फिर उसका दूसरे घर में ट्रांसफ़र हो जाता है। यही जून की शॉपिंग पार्टनर होती है गिलियड की सरकार में। अब आप बोलेंगे कि इन्हें शॉपिंग करना कैसे अलाउड है, तो एक्चुअली फुल निगरानी में ये लोग शॉपिंग करने निकलते हैं। इनके साथ सोल्जर्स जाते हैं और इनको बहुत ही लिमिटेड पैसे दिए जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। उसमें भी ये लोग अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हैं, बल्कि जिस घर में ये रह रही हैं वहीं का सामान लाने के लिए इन्हें भेजा जाता है। खैर एमिली ही बताती है जून को कि एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ग्रुप है जो कि कनाडा भागने का प्लान बना रहा है। एमिली की एक वाइफ है और बेटा है जो कि कनाडा में रह रहे हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है जनीन का, जिसे निभाया मैडलिन ब्रियर ने। इसके हैंडमेड वाले नाम है ऑफ डैनियल, ऑफ हॉवर्ड, ऑफ जोसेफ और ऑफ वारन। जनीन और जून की मुलाकात उनकी ट्रेनिंग के वक्त हुई थी। जी हाँ, तो एक्चुअली हैंडमेड बनने से पहले इन लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना पीना है एक कमांडर के घर में। सब कुछ इन्हें पहले से सिखा के भेजा जाता है किसी कमांडर के घर। तो जब जून रेड सेंटर में आई थी तभी एक्चुअली जनीन भी ज्वाइन हुई थी। रेड सेंटर उस जगह का नाम है जहाँ पर सभी नए हैंडमेड्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एनीवे, तब वहाँ जनीन जून की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन जनीन बहुत ज़्यादा रजिस्ट करती थी ट्रेनिंग के दौरान, तो सज़ा के तौर पर उसकी दाईं आँख निकाल दी गई थी। इसके चलते उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया था। वो एक्चुअली में इस सज़ा के बाद मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और कई बार वो बच्चों के जैसा बिहेव करने लग जाती थी और उसको कभी कभी गुस्सा भी बहुत भयंकर वाला आ जाता था। गिलियड से पहले जनीन एक वेट्रेस थी किसी रेस्टोरेंट में और उसके एक बेटा था केलब, जो कि मर चुका है गृह युद्ध के दौरान, लेकिन जनीन को इसके बारे में पता नहीं है। सिक्स्थ कैरेक्टर है आंट लेडिया का, जिसे निभाया एन डाउड ने। अगर किसी ने अच्छी एक्टिंग एलिजाबेथ मॉस जितनी की है इस सीरीज़ में तो वो ये वाला कैरेक्टर का है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि एन डाउड की एक्टिंग एलिजाबेथ मॉस से भी कई गुना बेहतर है। सैल्यूट है मेरा एन डाउड को, बहुत ही बेमिसाल एक्टिंग की है इन्होंने। ये कैरेक्टर एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस कैरेक्टर को सभी लड़कियों को हैंडमेड बनना सिखाना है, तो उसको एक टीचर की तरह इनके साथ स्ट्रिक्ट भी होना है, लेकिन वो इन लड़कियों की परवाह भी खूब करती है। तो इस कैरेक्टर के इमोशन सही तरीके से पकड़ पाना और फिर उन्हें सिचुएशन के हिसाब से पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एन डाउड ने ये कर दिखाया है। इस कैरेक्टर को देखते वक्त कभी आपको इससे नफरत होगी और कभी ये कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनीवे, यही है रेड सेंटर में टीचर सभी हैंडमेड्स की। और शुरू में इसे बहुत ही क्रूअल और ब्रूटल दिखाया गया है। ये लड़कियों को लाइन में रखने के लिए उन्हें तरह तरह की बहुत दर्दनाक शारीरिक सजाएं देती रहती है, लेकिन ये उन लड़कियों की केयर भी करती है और साथ ही में ये गिलियड के मिशन में पूरी तरह से बिलीव भी करती है। उसके दिल में जनीन के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। गिलियड के पहले लिडिया एक कोर्ट में जज थी और बाद में स्कूल में टीचर भी थी। सेवंथ कैरेक्टर है ल्यूक बैंकोल का, जिसे निभाया ओटी फैगबेनले ने। यही है जून का दूसरा पति जो कि कनाडा भाग जाता है। एट्थ कैरेक्टर कमांडर निक ब्लेन का, जिसे निभाया मैक्स मिंगेला ने। ये एक्चुअली शुरू में कमांडर फ्रेड का ड्राइवर होता है, लेकिन इसका चक्कर जून के साथ चलता रहता है और धीरे धीरे जून और निक रिलेशनशिप बना लेते हैं और उससे इनको एक बच्चा पैदा होता है, जिसको सब लोग समझते हैं कि फ्रेड ने बच्चा पैदा किया है, जबकि होता वो निक का है। बाद में रिवील होता है कि निक एक्चुअली में एक आई है, EYE। इसका मतलब कि वो गिलियड के लिए एक जासूस है और जब गिलियड ने अमेरिका को हराया था तब निक का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। नाइन्थ कैरेक्टर है मोयरा स्ट्रैंड का, जिसे निभाया समायरा वाइली ने। ये जून की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है गिलियड के पहले, और जब जून रेड सेंटर आई थी तब उसने देखा कि मोयरा वहाँ ऑलरेडी थी, लेकिन जब तक मोयरा को घर असाइन होता वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और फिर वो एक रूबी बन जाती है, जिसे एक जेजोबेल कहते हैं। एक्चुअली जब कोई लड़की भाग जाती है रेड सेंटर से या जो बहुत ज़्यादा विरोध करती है तो उसको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो एक ब्रोदल में एज ए प्रोस्टिट्यूट काम करे या फिर उसे कॉलोनीज़ में भेज दिया जाएगा।
तो मोयरा एक प्रोस्टिट्यूट बनना एक्सेप्ट करती है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट बनने के दौरान उन्हें अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, मेकअप और बुक्स सभी का एक्सेस मिलता है। लेकिन एज अ प्रोस्टिट्यूट उनके साथ कोई भी आके सेक्स कर सकता है, जबकि कॉलोनीज़ में ये लोग विमेन से बहुत काम करवाते हैं और खाने पीने को भी ज़्यादा नहीं देते हैं। वहाँ की कंडीशंस बहुत ख़राब दिखाई गई हैं। 10th कैरेक्टर है रीटा ब्लूकर, जिसे निभाया अमेंडा ब्रूगल ने। ये वाटरफर्ड्स के घर में एज अ हाउसकीपर काम करती है और ये भी जून की बहुत अच्छी एलाई बन जाती है। लास्ट कैरेक्टर है जोसेफ लॉरेंस का, जिसे निभाया ब्रैडली विटफर्ड ने। आप लोगों ने ऑफ जोसेफ कई बार सुन लिया होगा। यही है गिलियाड का फाउंडर और उसकी इकोनॉमी को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली जितने भी हैंडमेड्स इसके पास आते हैं ये किसी के साथ भी इंटरकोर्स नहीं करता है, इसलिए इसके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और ये हैंडमेड्स बदलता रहता है। इसका भी एक बहुत अहम रोल है इस सीरीज़ में, यही कहानी में ट्विस्ट लाता है। सीरीज़ देखिए और जानिए कि क्या रोल है इसका। खैर मेरे ख्याल से अब आप लोग इस सीरीज़ की कहानी ऑलमोस्ट समझ ही गए होंगे। जून इसमें भागने की कोशिश करती रहती है और गिलियाड के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन धीरे धीरे पनप रहा है और इसमें ढेर सारे कैरेक्टर हैं जिनकी गिलियाड के पहले की कहानी और करंट कहानी भी दिखाते रहते हैं। ओवरऑल आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे इस सीरीज़ को देखते हुए। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट 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 वॉच है। इसकी शूटिंग लोकेशंस बहुत मस्त है, कहानी तो मस्त है ही और सभी की परफॉर्मेंसेस ऑसम है और इसने अवार्ड्स कई सारे जीते हैं। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि जोसेफ फियंस के रियल लाइफ में जो पत्नी है उन्होंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है इस सीरीज़ का, क्योंकि उन्हें इसकी कहानी बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। दूसरा फैक्ट ये कि नॉवल में कमांडर फ्रेड और उनकी वाइफ सरीना को काफ़ी एजड बताया गया है। उसमें सरीना को एक लाठी की ज़रूरत पड़ती है चलने में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है और दोनों को यंग भी दिखाया गया है। तीसरा फैक्ट ये कि ओरिजिनल नॉवल में एक भी ब्लैक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ब्लैक पीपल को अपने धर्म का नहीं मानती है, जबकि सीरीज़ में इसे जस्टिफाई करना मुश्किल था, इसलिए सीरीज़ में ब्लैक कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली नॉवल में बताया है कि जूइश लोगों को भी 2 चॉइस दी गई थी कि या तो वो क्रिश्चियनिटी अपना ले या फिर इज़राइल वापस चले जाएं, लेकिन जिन्होंने इज़राइल वापस जाना चूज़ किया था उन्हें एक्चुअली समुद्री जहाज़ से बाहर फेंक दिया गया था समुद्र के रास्ते में। चौथा और आखिरी फैक्ट यह कि सिर्फ एलिजाबेथ मॉस ही एक एक्टर है जो हर एपिसोड में नज़र आई हैं। IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.4, जिसे रेट किया लगभग 2.5 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और एकदम ही नई कहानी है। मतलब ऐसा कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने किसी सीरीज़ में नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए सीरीज़ को। और आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।